दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर की श्रृंखला का दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला पार्ट जा चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कूट वाले प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो याद रखिए वो पार्ट आपके पिछले एक साल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रही है उससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देखकर बनाया गया था। और आज मैं उसका दूसरा सीरीज लेकर आ रहा हूं। याद रखिए ये 1 ईयर के करंट अफेयर में अपने आप को शामिल करता है टॉपिक। और आपको बता दूं कि सिर्फ 2 सीरीज में ये इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई गई आपके परीक्षा को टारगेट करके। अगर आप इसको पढ़ते हो तो निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए देखते हैं आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो दे रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार, देखिए इतना इंपॉर्टेंट पुरस्कार है तो एक प्रश्न तो बनता ही यहां से, ठीक है। दे रहा है क्वेश्चन कि प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 की घोषणा हो चुकी है। इस वर्ष यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यह पुरस्कार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लोगों को एक साथ मिला है, ठीक है। इस साल फिलहाल याद रखिए 2019 में 2 लोगों को मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। सच में कौन है या मेन कौन है, तो याद रखिए जोखा अलार्थी। फिलहाल आपका उत्तर हो जाएगा जोखा अलार्थी। एक बात और याद रखिएगा, जोखा अलार्थी कहां से बिलोंग करती है, तो ओमान से। कहां से याद रखेगा, ओमान से बिलोंग करती हैं। एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि ये इनकी किस रचना को दिया गया, तो याद रखेगा इनकी रचना का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। क्या नाम है? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। इनकी रचना का नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मैन बुकर में जिन 2 लोगों को नाम दिया गया उनमें दूसरा का नाम किसका था, तो पहला नाम है जोखा अलार्थी और दूसरा नाम है मार्लिन। क्या नाम है? मेरलिन। पूरा नाम है मेरलिन बूथ, ठीक है। मेरलिन बूथ, ठीक है। याद रखेगा मेरलिन बूथ। तो याद रखेगा मेरलिन बूथ और जोखा अलार्थी को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। और एक चीज और याद रखेगा, ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये इन्हीं के बुक की ट्रांसलेटर थी और ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इतनी बात कम से कम आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न आएगा ही आएगा। देखिए एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैन बुकर पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए एक एक कथन आपको ध्यान से पढ़ना और बताना है, ठीक है। चलिए देखिए पहला कथन दे रहा है कि मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन को संक्षिप्त रूप में मैन बुकर पुरस्कार का नाम दिया जाता है। तो जी हां दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैन बुकर जो हम लोग बोलते हैं ना मैन बुकर अवार्ड, एक्चुअली में इसका नाम है मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है। ये बड़ा अच्छा नाम है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन आप इसको याद रखिए। दूसरा पॉइंट दे रहा है यह पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिया जाता है। दोस्तों ऐसा पहले था, 2014 से यह कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और अब राष्ट्रमंडल देशों को नहीं, इसके बाहर कोई भी यदि अंग्रेजी भाषा में कोई नावल की रचना करता है तो वो इस पुरस्कार पाने के योग्य हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर केवल शब्द लगाकर गलत कर दिया, केवल राष्ट्रमंडल एक गलत हो जाएगा, आप भी ध्यान रखिएगा। तीसरा दे रहा है यह पुरस्कार केवल अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकों के लिए ही दी जाती है, तो यह बिल्कुल सही, यानी पहला और तीसरा सही है अभी तक। चौथा पढ़िए, ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देश के लेखकों को दिया जाता है। फिर से बोल दिया ना राष्ट्रमंडल। अगर ऐसी बात थी तो बताइए ओमान की जोखा अलार्थी को कैसे मिल गया, यानी जाहिर सी बात है केवल राष्ट्रमंडल बोलना सही नहीं है। याद रखिए चौथा वाला भी गलत हो जाएगा, इस वजह से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न अगर पैटर्न बदलते हैं तो पूछे जा सकते हैं आपसे आपकी परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या किया ना, कई बार होता है लोगों में यह देखा जाता है भाई कि 1 ईयर का करंट अफेयर अगर वो कवर कर रहा है तो 1 ईयर मतलब कम से कम 200-400 क्वेश्चन। दोस्तों मैं कह रहा हूं यार 400 क्वेश्चन में अगर कोई आपको मान लो 100-200-400 क्वेश्चन पढ़ा के वो बता रहा है कि मेरे इस श्रृंखला से 5 क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में आए और मैं कह रहा हूं कि मेरा आप सिर्फ 50 क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ 50 पढ़ो। 25 एक बार पढ़ा है, 25 आज पढ़ाऊंगा, सिर्फ 50 पढ़ो। इस 50 में से मैं आपको 5 टॉपिक फंसा के दिखा दूंगा। ये चैलेंज मैं लेता हूं, ठीक है। आप भी ले लीजिए और आप खुद चैलेंज करिएगा। पेपर है ना, 2 दिन बाद पेपर है, आप हमें चैलेंज करिएगा कि सर आपने जो कहा था गलत कहा था या सही कहा था। सिर्फ 50 ऐसे 50 क्रीम चीजों को निकाला गया है जहां से प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है कि शोधकर्ताओं ने पिछले दिनों निम्नलिखित में से किस ग्रह पर तरल पानी की एक झील का पता लगाया है। दोस्तों याद रखिए मंगल ग्रह पर यह खोज हुआ है और मंगल ग्रह पर एक झील का पता लगा है। इसके अलावा यूरोपा का नाम
सुना होगा, यूरोपा, इस पर भी जल की कुछ चीजें देखी गई हैं, ठीक है, जल के प्रमाण यहां पर मिले। यूरोपा जो है ये उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का, तो इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उनके सत्यता की जांच करें एवं असत्य कथनों का पहचान करें। असत्य कथन ढूंढने की बात कर रहा है, आपसे कह रहा है जो गलत है ना उसको बताइए, असत्य माने गलत को बताइए। पहला दे रहा, धन्वंतरी के गुरु आचार्य सुश्रुत थे, बताइए क्या दे रहा है, धन्वंतरी के गुरु आचार्य सुश्रुत थे, बताइए सही दिया है कि गलत दिया है। दोस्तों यहां पे बता दूं ये गलत दिया हुआ, ठीक है, कैसे, याद रखिए उल्टा लिखा हुआ है, धन्वंतरी के गुरु आचार्य सुश्रुत नहीं थे, ठीक है, उल्टा है, सुश्रुत के गुरु धन्वंतरी थे, ठीक है, धन्वंतरी, ठीक है, जिनका जन्म धनतेरस के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया था, धन्वंतरी रखा गया था, ठीक है। धनवी के पुत्र थे, इनके पिता का नाम था धनवी, याद रखिएगा, तो भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों धन्वंतरी को हम क्या मानते हैं, धन्वंतरी को हम आयुर्वेद का जनक मानते हैं, ठीक है, धन्वंतरी को याद रखेगा। और सुश्रुत जो थे ये पहले सर्जन माना जाता है इनको, तो इसको याद रखेगा। यानी पहला वाला क्वेश्चन गलत है केवल उल्टा लिखने की वजह से। दूसरा दे रहा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भाष्य महर्षि चरक ने लिखा है। आपने ऐसा सुना है क्या, महर्षि चरक ने भाष्य नहीं लिखा है, महर्षि पतंजलि ने भाष्य लिखा है। किसने लिखा है, पतंजलि ने भाष्य लिखा है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा दे रहा है, पतंजलि पाणिनि के गुरु थे, पतंजलि पाणिनि के गुरु थे, यह भी गलत लिखा हुआ दोस्तों, पाणिनि गुरु ने, पाणिनि स्वयं गुरु थे, ठीक है, किसके, पतंजलि के, ठीक है, तो याद रखेगा। अरे तभी तो जाकर के पतंजलि ने क्या लिखा है, भाष्य लिखा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब भृग धातु योग के प्रणेता धन्वंतरी थे। धन्वंतरी दोस्तों इन्होंने दुनिया भर के वनस्पतियों पर शोध किया है, कौन सी वनस्पति किस रोग में फायदा करती है, किस में नुकसान करती है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इनकी खोज आयुर्वेद को लेकर के था। बाकी याद रखे यहाँ अभ्रक धातु योग जो दे रहा दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला कथन भी गलत हो गया, मतलब उपरोक्त तो सभी क्या है, ये गलत हैं, ठीक है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला दे रहा है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं आपको बताना है। पहला दे रहा है दोस्तों, पहला देखिए ध्यान से क्या दे रहा है, कह रहा यह भारतीय रेलवे के 18 जोनों में से एक है, ठीक है, तो याद रखिए। दूसरा दे रहा है, इस रेलवे की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। तीसरा दे रहा है, इसका मुख्यालय डिब्रूगढ़ में है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहां पे, तो गुवाहाटी उसका मुख्यालय है, डिब्रूगढ़ नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1 और 2 यहां पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, ठीक है। विशाखापत्तनम लेटेस्ट जोन बना है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस यूनानी चिकित्सा शास्त्री को भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति का पुनरुत्थापक मतलब जिन्होंने किया है, ठीक है, बनाया, स्टार्ट किया, इसको बनाया, ठीक है, फिर से खड़ा किया है इसको, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि किस यूनानी चिकित्सा शास्त्री, अच्छा, हकीम अब्दुल हमीद, हकीम हबीबुर रहमान, हकीम अब्दुल अजीज या हकीम अजमल खान, बताइए कौन है दोस्तों, जल्दी सोच समझ के बताइए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये, यूनानी चिकित्सा शास्त्र को आधुनिक भारत में एक नई दिशा दिया इन्होंने, इनका नाम है हकीम अजमल खान। आपने दोस्तों हकीम अजमल खान का नाम भी सुना होगा। दोस्तों मैं जब आपको पढ़ाया था 1921 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तब मैंने बताया था कि 1921 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, हकीम अजमल खान ने किया था। वैसे तो यह अध्यक्षता करने का दायित्व CR दास जी को दिया गया था, चितरंजन दास जी को दिया गया था, लेकिन वो इस समय जेल में थे, तो उनके नामौजूदगी में इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखेगा हकीम अजमल खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, असहयोग आंदोलन हो गया, और उस समय के जो भी आंदोलन थे उसमें इनका जो है बड़ा सहयोग रहा है। तो याद रखेगा इन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति को एक दिशा दिया है। आगे दे रहा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन करें। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण का अनुक्रम है, ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन कहीं न कहीं मैं ले जाके जोड़ा हुआ हूं, ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न से, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट के साथ कोरिलेट करना आपको। आगे दे रहा है शक,
दोस्तों हुआ क्या था इस बार, यूनानी जो चिकित्सा पद्धति उसमें कुछ बदलाव किया गया, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है, क्योंकि यूनानी यहां भी आ रहे हैं, तो यूनानी को देखते हुए, यूनानी चिकित्सा पद्धति को देखते हुए, यहां पर एक यूनानी शब्द है उसको देखते हुए आपको काम करना है। शक, यूनानी, हूण और कुषाण, इनके आक्रमण का क्रम आपको बताना है कि सही दिया हुआ है। दूसरा दे रहा है गांधार कला शैली भारतीय एवं यूनानी कला शैली का संश्लेषण है। आपको बताना है कौन सा, थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला कथन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो चलिए फटाफट सेट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले यूनानी आए थे, शक थोड़े आए थे, सबसे पहले कौन आए थे, यूनानी। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने सोने के सिक्के वगैरह चलाए थे ना, तो याद रखिए, तो वो हो गया, पहले यूनानी आए थे। यूनानियों के बाद में कौन आया था दोस्तों, यूनानियों के बाद में शक आए थे, शक के बाद में कुषाण आए थे, ठीक है, कुषाण आए थे, और कुषाणों के बाद में कौन आया था, हूण आए थे। तो इसको भी याद रखिएगा, हालांकि शक बहुत ज्यादा समय तक रहे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, जो गांधार कला शैली की बात कर रहा है, यह भारतीय और यूनानी कला शैलियों को मिलाने से बनता है, तो दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित ऑपरेशन का नाम था, इसका क्या नाम था दोस्तों। 1999 में जो यह युद्ध हुआ था कारगिल वाला, इसके 30 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, कितने साल हुए, 20 साल पूरे हुए हैं, हाँ, तो उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी लिए प्रश्न यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। बताइए, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना, देखिए 3 तरह की सेना होती है, एक थल सेना होती है, एक जल सेना होती है, और एक वायु सेना होती है, ठीक है, और तीनों ने ही अपना अपना रोल दिखाया था, किसमें, याद रखिए, कारगिल के युद्ध में। दोस्तों आपसे पूछ रहा, वायुसेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था। दोस्तों वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था सफेद सागर। क्या नाम था, सफेद सागर नाम का ऑपरेशन चलाया था। अब आपके मन में आएगा, सर थल सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, और जल सेना यानी नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो याद रखिए, थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था, और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया था, ठीक है। तो विजय, तलवार, सफेद सागर, याद रखेगा, विजय, तलवार, सफेद सागर, ये 3 ऑपरेशन चले थे कारगिल के युद्ध में, याद रखेगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, इसको आप याद रखेगा। अगला है कुर्ग अरेबिका कॉफी, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, निम्न में से किस राज्य में उगाई जाती है। कुर्ग अरेबिका दोस्तों अभी अभी आपने सुना होगा कर्नाटक, मैंने जीआई टैग पर भी पूरा का पूरा लेक्चर दिया है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो इसमें गलती आपकी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चीजें आपको परोसी थोड़ी जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां चीजें दी हुई हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो यहां दे रहा कुर्ग अरेबिका, याद रखे कर्नाटक में यह पाई जाती है। अरेबिका कॉफी वैसे भी वर्ल्ड फेमस कॉफी है, और याद रखिए कर्नाटक में इस कॉफी को जीआई टैग मिला। 5 कॉफियों को जीआई टैग दिया गया, उसको याद रखेगा। कॉफी के पौधे का मूल स्थान निम्न में से कौन सा स्थान है, कॉफी कहां का पौधा है, तो याद रखिए यमन का। कहां का, यमन। यमन की राजधानी कहां पर, सना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यमन का यह मूल स्थान है कॉफी का, ठीक है। आगे दे रहा कॉफी, अच्छा इस तरह के कुछ बोर्ड भी आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न भी है, ठीक है। तो जल्दी से जरा बताइए दोस्तों, यहां पे क्या होगा उत्तर, बोल रहा है कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड कहां पर है, बताइए जल्दी से, कॉफी बोर्ड दोस्तों कहां पर है, सोच समझ के बताइए। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, ये आपका बिल्कुल सही दे रहा है। दूसरा गुंटूर दे रहा है दोस्तों, यहां पर गुंटूर तो बहुत आसान है, टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये तंबाकू में आ जाएगा। रबड़ बोर्ड की बात करें तो कोट्टायम में है, और चाय बोर्ड की बात करें तो उधर दार्जिलिंग साइड में चाय होता है, तो चाय बोर्ड कहां पर, कोलकाता। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बोर्ड से संबंधित कूट वाले प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस बार आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स के लिए हम लोग बहुत अच्छी तैयारी किए हैं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार प्रीलिम्स में हम लोग बहुत अच्छा रोल भी प्ले करने वाले हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चे इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करने वाले हैं, ऐसा मेरा भरोसा है। बस भरोसा आप टूटने मत देना, क्योंकि पिछले कईयों महीने से हम लोग लगातार प्री को टारगेट करके बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं, और वो आपको दिए गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शीर्ष, सुनिए ध्यान से, एक एक कथन पढ़िएगा और आपको उत्तर आपको देना है। भारत में शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है,
ठीक है, जबकि तमिलनाडु इस संदर्भ में द्वितीय स्थान पर आता है। दूसरा कथन दे रहा भारत में रोबेस्टा और अरेबिका, ये दो काफी एकदम रट लीजिए, बहुत बेहतरीन होती हैं। कह रहा है भारत में रोबेस्टा कॉफी का उत्पादन अरेबिका कॉफी के दुगने से भी अधिक है। ठीक है, आगे दे रहा है भारत द्वारा कॉफी का सर्वाधिक निर्यात इटली को किया जाता है। इटली देश है ना, याद रखें, इटली के सिसिली में ही क्या है, बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं, इटली की राजधानी रोम है, तो उसको किया जाता है निर्यात, यानी एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहां पर सत्य है वो आपको बताना है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहां पर फिलहाल के लिए तीनों सत्य, एक छोटा सा मिस्टेक दिया हुआ है, वो मिस्टेक है यहां पर दोस्तों दूसरे नंबर पे तमिलनाडु नहीं है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु नहीं, दूसरे नंबर पे केरल का स्थान है। पहले पे याद रखिए काफी में पहले पे कर्नाटक है, ठीक है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे दोस्तों तमिलनाडु है। तो यहां पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा यहां पर गलत हो जाएगा और दूसरा और तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, बता दे रहा हूं, अभी भी समय है आपके पास, काफी समय है। ठीक है, तो याद रखिए तैयारी कर लीजिए, काफी मतलब 2 दिन में भी बहुत समय होता है। हाल ही में जापान के नए सम्राट के तौर पर नारुहितो ने अपने पद को ग्रहण किया है। ये किस क्रम के जापानी राजा हैं, जापानी सम्राट हैं, इनका क्रम आपको बताना है। नारुहितो ये जापान के नए राजा बन रहे हैं, ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो याद रखेगा अकीहितो का। किसका अकीहितो का स्थान ले रहे हैं, अकीहितो का स्थान ले रहे हैं नारुहितो। ठीक है, अकीहितो नारुहितो, तो अकीहितो ये हट रहे हैं और नारुहितो आ रहे हैं, और किस नंबर के हैं, तो याद रखें 126वें नंबर के सम्राट हैं ये। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल का लेटेस्ट क्वेश्चन रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है। जापान की बात आई गई तो जापान दोस्तों 4 अलग अलग द्वीप हैं बड़े बड़े, आपको उत्तर से दक्षिण में क्रम बता दीजिए कि कौन किस क्रम में है। यह प्रश्न भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो इसका शॉर्टकट में बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले है होक्काइडो, सबसे ऊपर क्या है, होक्काइडो, सबसे ऊपर है होक्काइडो। ठीक है, होक्काइडो के नीचे है याद रखेगा होन्सू, पहले होक्काइडो फिर होन्सू। अच्छा बताओ बड़ा वाला शब्द कौन है, होक्काइडो में 3 है, इसमें 2 है, तो याद रखिए सबसे पहले ये है, फिर होन्सू है, फिर तीसरे नंबर पे याद रखिए सीकोकू है, क्या है, सीकोकू है। ठीक है, और फिर लास्ट में चौथे नंबर पे क्यूसू है। ठीक है, क्यूसू है, तो इसको याद रखेगा। ये चारों का एक क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ होक्काइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। इसको याद रखेगा, आप खुद से सेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा उत्तर ज्यादा सही है। अगला देखिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश के, याद रखेगा उनके गृह विभाग में राज्य सचिव बनाया गया। किसको राज्य सचिव बनाया गया दोस्तों, तो याद रखिए प्रीति पटेल, भारतीय मूल की है प्रीति पटेल। ठीक है, गुजरात से बिलोंग करती हैं, इनको गृह सचिव बनाया गया है। कहां पर, याद रखें गृह विभाग के लिए राज्य सचिव, गृह सचिव ने गृह विभाग के लिए राज्य सचिव बनाया गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के यहां पर। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये बात आई गई तो जरा आप हमें बताइए ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहे जाते हैं। ठीक है, और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी, और इन्होंने जो है वो किया है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना भी किया है, कैलकुलेशन किया है, 20 रुपए, वो भी याद रखेगा। ठीक है, ड्रेन मैन थ्योरी यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, कांग्रेस अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता किया है, ये सब इनसे संबंधित है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के नाम के आगे से जो वीर शब्द है, आप पढ़ते हो ना वीर विनायक दामोदर सावरकर, तो ये वीर शब्द जो है वो हटा लिया गया है। दोस्तों ये काम राजस्थान ने किया है, और अब राजस्थान में जो छोटे बच्चों के लिए जो किताबें आएंगी उनके नाम में भी इस नाम को परिवर्तित किया जा रहा है, वीर शब्द हटा लिया गया। बस क्या है, उनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है तो वही रहेगा, वीर शब्द वहां पे नहीं रहेगा, ये याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए 2-3 कथन दे रहे हैं, आपको विचार करना और बताना है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। चलिए देखिए, करा इंटरनेट का आविष्कार 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत किया गया था। ठीक है, दूसरा दे रहा है मूलतः अर्पानेट। दोस्तों यहां पे मुझे लगता है कथन कुछ गलत है क्या, क्योंकि यहां पे 3 क्यों दे रहा है। मूलतः अर्पानेट के रूप में कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना की गई थी, तो पहला वाला सही, यहां पर दूसरा मुझे लग रहा है दोस्तों गलत हो जाएगा क्या, एक बार आप देख लीजिएगा, इसको बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। आगे देखिए, हाल ही में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने गुजरात
आपके धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, ठीक है, याद रखें वहां पर विशेष निवेश क्षेत्र SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है। नाम क्या है? धोलेरा। ये कहां पर है? गुजरात में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि धोलेरा कहां पर है, तो याद रखें धोलेरा कहां पर है? गुजरात में है। और यह विश्व के पहले हरित नगर, जिसको ग्रीन सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, उसके रूप में विकसित किया जा रहा है और यह संदर्भित है। करा धोलेरा में बृहद संख्या में कराए जा रहे वृक्षारोपण की वजह से इसको ग्रीन सिटी नाम दिया गया है। या धोलेरा में पर्यावरण मित्र परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है, इसलिए इसको ग्रीन सिटी का नाम दिया गया है। या ग्रीन फील्ड और संरचना के लिए इसको नाम दिया गया है। या धोलेरा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के परिचालन किया जाएगा, उसके लिए इसको चुना गया है। तो दोस्तों पहली बात तो याद रखिए, धोलेरा में अब आगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चलेंगे, इसलिए इसको चुना गया है। और वहां पर अभी भी केवल BS6, ठीक है, भारत स्टेज 6 के मानक पर जो गाड़ियां हैं केवल वही वहां चल रही, बाकी गाड़ियों की एंट्री वहां पर नहीं है, इसीलिए इसको ग्रीन सिटी का नाम भी दिया गया। तो इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रहा दोस्तों, आपको कुछ सूची सुमेलित करना है, ठीक है, ये हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकिन बड़ा बढ़िया है। मित्र मेला, मित्र मेला किसने बनाया था दोस्तों? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने बनाया था मित्र मेला, ठीक है, जो आगे चल के अभिनव भारत के नाम से जानी गई। अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष जी की थी। गदर पार्टी दोस्तों लाला हरदयाल ने बनाया था कनाडा में। और स्वराज पार्टी CR दास ने मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर बनाया था। तो यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कूट आप फिर से मिलान कर लीजिएगा। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पुस्तक है विवेक दीपनी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है विवेक दीपनी। जरा देखिए, करा पुस्तक विवेक दीपनी शंकराचार्य द्वारा लिखी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का सार है, ठीक है। अच्छा, दूसरा दे रहा है, यह पुस्तक अंग्रेजी और भारत की 9 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है, अनुवादित की गई है। तीसरा, यह पुस्तक प्रश्न उत्तर शैली में लिखी गई है। कौन सा कथन यहां पर सही है? तो दोस्तों याद रखिए, यहां पर जो तीनों कथन दिया है सब सही है, याद रखिएगा। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक दीपनी, अभी हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, भारत पुझा नदी, दोस्तों भारत पुझा नदी दक्षिण भारत में है और इसके सूखने के कुछ कारण सामने आए हैं। करा यहां पर अवैध बालू खनन हो रहा था, जिसके वजह से नदी सूख रही है, बिल्कुल सही कारण है। नदी क्षेत्र में उगाई लंबी घासें और झाड़ियां भी इसका कारण है, तो यह भी सही है। नदी ने अपने मार्ग में परिवर्तन किया, जिसके वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, यह भी सही है। नदी क्षेत्र की जल धारण क्षमता में वृद्धि, अगर जल धारण क्षमता में वृद्धि होती तो नदी सूखती क्यों? मतलब ये गलत है। और पहला, दूसरा और तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में RBI के निम्नलिखित में से किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? डिप्टी गवर्नर थे, याद रखें, क्या नाम था? जल्दी से बताइए। उनका नाम था डॉक्टर विरल आचार्य, ठीक है। विरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इसको आप याद रखेगा। रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? दोस्तों याद रखें, CD देशमुख। CD देशमुख भारत की आजादी के समय गवर्नर थे RBI के, ठीक है, इसको याद रखेगा। आप वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मत लीजिएगा, वो दूसरे गवर्नर है, ये दूसरे गवर्नर है, ठीक है। तो याद रखेगा CD देशमुख सही उत्तर हो जाएगा। आगे चल के देशमुख जी वित्त मंत्री के पद पर भी रहते हैं, ये भी याद रखेगा। आगे देखिए, प्रोजेक्ट आर्टेमिस क्या है? प्रोजेक्ट आर्टेमिस, ठीक है, यह नासा का दोस्तों एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 तरह के आर्टेमिस हैं, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 में नासा जो है मानव रहित यान भेज रहा है चंद्रमा पर, और आर्टेमिस 2 में याद रखिए उसमें मानव को भेजा जाएगा, और आर्टेमिस 3 में याद रखिए हाँ फिर महिलाओं को भी भेजे जाने की उसकी योजना है। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट आर्टेमिस यहां पर कह रहा है कि 2024 तक जो है दोस्तों इसका टारगेट है कि मैं महिलाओं को जो है कहां तक भेजेंगे? चंद्रमा तक भेजा जाएगा। और याद रखिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1969 में पहली बार जो है नील आर्मस्ट्रांग नासा से गए हुए थे, और उसके इतने दिन बाद फिर से योजना आ रही है। तो यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस बार हर हाल में पॉजिटिव माइंड से आपको जाके पेपर देना है, इत्मीनान से, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए आपको, और दीजिएगा बिल्कुल बेशक एकदम निश्चिंत रहिए, आपका क्लियर होने वाला इस बार प्रीलिम्स, ठीक है, अगर आपने बेहतर तैयारी की होगी। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग सोते हुए जागते हुए पढ़ते हैं ना, धीरे 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 कि चलो ठीक है, फिर जान लो उनका नहीं निकलने वाला। अगर उनका प्रीलिम्स निकल भी गया तो फिर वो मेन से बैक होने वाले हैं दोस्तों। एग्जाम निकलने का मतलब है ना फिर सिलेक्शन लेके आना यार, खाली प्री थोड़े निकालना। प्री निकालना मैंने क्या यार, प्री निकालना कोई बड़ी बात थोड़े। केवल प्री नहीं, आप अगर जा रहे हो ना तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है कि खाली प्री निकालना है। कई लोगों की तमन्ना होती है सर खाली प्री निकल जाए, ठीक है, खाली प्री निकल जाए बस। अरे प्री निकल जाएगा फिर क्या करोगे? फिर मेंस में क्या करोगे? आउट हो जाओगे। क्यों? तैयारी नहीं आपकी बेहतर। तो दोस्तों पढ़िए,
मन लगा के पढ़िए, दमदारी से पढ़िए, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी आप हमारे चैनल से अगर जुड़े होंगे तो यहाँ पर डिटेल में सभी चीजें दी जाती हैं। बस मैंने कहा ना, मेरी कुछ शर्तों को आप मानिए, अगर उन शर्तों पे आप अपनी तैयारी करेंगे तो हमेशा बेहतर बने रहेंगे। दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए जिसका नाम है study91.co.in। वहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं पीसीएस के, आप जाके उन्हें हल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी स्कोरिंग अच्छी है, खराब है या कैसी है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।